बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 4 है रिग्रेशन डायग्नोस्टिक 1 मल्टीकुलिनरिटी पार्ट 4। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मल्टीकुलिनरिटी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। रीमेडल मेजर ऑफ मल्टीकुलिनरिटी टर्न इनटू द मॉडल गिवन इन टेबल 4.3 द वेरिएबल्स फादर्स एजुकेशन एंड मदर एजुकेशन आर लाइकली टू बी correlated, which in turn would mean that the daughter education may also be correlated with these two variables. Also, wives and husband ages are also correlated. Therefore, if we exclude these variables from the model, maybe the culinarity problem may not be as serious as before. Previous lecture में हमने टेबल 4.3 को हमने एस्टिमेट किया था। इसमें बहुत सारे वेरिएबल की कोफिशिएंट इनसिग्निफिकेंट आए थे। इस वजह से इनसिग्निफिकेंट आए थे क्योंकि वो एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेट कर रहा था। वो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल ये है कि फादर एजुकेशन एंड मदर एजुकेशन वो भी एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेट कर रहा था, और डॉटर एजुकेशन मदर एजुकेशन के साथ और फादर एजुकेशन के साथ भी हाईली कोरिलेट कर रहा था। इस तरह हस्बैंड एजेस एंड वाइफ एजेस भी एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेट कर रहा था। इस वजह से टेबल 4.3 की जो रिजल्ट थे वो इनसिग्निफिकेंट आए थे बहुत सारे वेरिएबल का। तो आज के लेक्चर में अगर हम वही वेरिएबल जो एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहा है, अगर हम इसको अपने मॉडल से निकालें और फिर दोबारा वही मॉडल हम एस्टिमेट करेंगे तो कुलिनरिटी का प्रॉब्लम जो है वो पहले जैसा इतना ज़्यादा नहीं होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर हम देख सकते हैं टेबल 4.3 को हमने प्रीवियस लेक्चर में एस्टिमेट किया था। तो यहाँ पर तीर का निशान, ये रेड तीर का निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो हाईली इनसिग्निफिकेंट आए थे। क्यों इनसिग्निफिकेंट आए थे? क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी एस्टिमेट किया था क्योंकि कुछ वेरिएबल एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जो है कोरिलेट कर रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एज और वुमेन एज और हस्बैंड एज एक दूसरे के साथ भी हाईली कोरिलेट कर रहा है। इस तरह हस्बैंड एजुकेशन एंड वाइफ एजुकेशन भी एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है। बाकी जो हाईलाइटेड यहाँ पर जो येलो हाईलाइटेड वैल्यू है, ये इसकी कोरिलेशन जो है वो 50% से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हाईली कोरिलेट ये एक दूसरे के साथ कर रहा है। तो इस वजह से टेबल 4.3 की जो कोफिशिएंट है वो इनसिग्निफिकेंट आए है। तो यह प्रीवियस लेक्चर में हमने वीनस इंप्लेटिंग फैक्टर को भी हमने एस्टिमेट किया था। तो इसका मीन वीनस इंप्लेटिंग फैक्टर जो है वो 2.83 का आया था। ये टेबल 4.3 वेज रिग्रेशन से ये वेरिएंस इंप्लेटिंग फैक्टर जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम टेबल 4.3 की जो वेज रिग्रेशन है हम इसको रिवाइज करेंगे, और जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल है यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम निकालेंगे, ठीक है, अपने मॉडल से। ठीक है, और हम इसको री एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको री एस्टिमेट किया टेबल 4.5 में तो हमारा रिजल्ट जो है वो हाईली इनसिग्निफिकेंट आया। सिर्फ ओनली 2 वेरिएबल हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये 8% पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे आया है और ये 11% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट आया है। बाकी सारे वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो 5% से कम आई है। ओके, इस तरह हम ये यूज़ की आउटपुट है। ठीक है, और ये हमारे साथ स्टेटा की आउटपुट है। ठीक है, हम इसको बाद में जो है हम इसको एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पर टेबल 4.6 वेरिएंस इंप्लेटिंग फैक्टर भी एस्टिमेट हो चुका है। ठीक है, तो मीन वेरिएंस इंप्लेटिंग फैक्टर जो है वो 2.43 है। जो रिवाइज मॉडल से निकला है ये है 2.43। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेबल 4.3 से जो वेरिएंस इंप्लेटिंग फैक्टर निकला है ये हमारे साथ 2.83 है। जब हमने इसको रिवाइज किया, हमने
स्ट्रांगली कोरिलेटेड कोफिशिएंट जो है वेरिएबल जो है वो हमने निकाला अपने मॉडल से, और हमने दोबारा जो है रीएस्टिमेट किया, हमने रिवाइज किया, तो हमारा वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर जो है वो कम हो गया। अब हम इसको स्टेटा में भी हम एस्टिमेट करते हैं और ईव्यूज़ में भी हम इसको एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना डेटा फाइल पे डेटा फाइल मैं अपना ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेटा, यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा शीट्स गिवन इन एक्सेल, डेटा शीट्स गिवन इन स्टेटा। ये डेटा जो है मैंने इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, ये अवेलेबल है, ठीक है। डेटा शीट, तो सबसे पहले मैं अपना डेटा शीट जो है ओपन कर लेता हूँ, स्टेटा फाइल जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा फाइल जो है जो टेबल 4.5 एस्टिमेट हो चुका है, डेटा जो है टेबल 4.40 का यूज़ हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं टेबल 4.4 का डेटा जो है ये यूज़ हो चुका है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, वही वेरिएबल जो है वो यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कमांड जो है मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए। ओके, एक मिनट। ओके, तो कमांड विंडो में मैंने सिंपली जो है इसको कॉपी किया। तो यहाँ पर मैं आपको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने रिग का कमांड लगाया, ये रिग्रेशन के लिए कमांड होता है। इसके बाद मैंने हावर जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और इसके बाद जो एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फीमेल इनकम, हस्बैंड हावर्स एट्सेट्रा जो एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, इसको मैंने एस्टिमेट किया, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा रिवाइज मॉडल जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। दूसरी स्टेप है कि अब हम वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर को हम कैसे जो है वो एस्टिमेट करेंगे। तो मैं VIF का कमांड लगाता हूँ। रिग्रेशन के बाद मैंने VIF का कमांड लगाया, ठीक है। जब मैंने इसको इंटर कर लिया, ठीक है, तो हमारा जो वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर और टॉलरेंस की जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे साथ एस्टिमेट हो चुके हैं। ओके, ये तरीक़ा जो था ये हमने स्टेटा में इसको एस्टिमेट किया। अब मैं ईव्यूज़ पे आता हूँ। ओके, एक मिनट। तो ईव्यूज़ पे कैसे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे अपना एक्सेल फाइल ओपन करनी होगी। एक्सेल फाइल में मुझे डेटा 4.0 एक्सेलएस का सेलेक्ट करना होगा। ओके, और इसके बाद मैं ईव्यूज़ में इस डेटा को इंटर करूँगा। तो एक्सेल फाइल ईव्यूज़ में कैसे जो है इंटर होता है, तो सबसे ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल 4.0 ये हमारा डेटा, इसको मैंने सिंपली जो है नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ठीक है। और ईव्यूज़ के ऊपर मैंने इसको ड्रैग कर दिया। एक मिनट, क्या मसला आ रहा है। आई रिपीट, मैंने डेटा फाइल इसको सेलेक्ट कर दिया, नीचे की तरफ मैंने इसको ड्रैग कर दिया और ईव्यूज़ के ऊपर मैंने ड्रैग कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। तो हमारा डेटा जो है वो ईव्यूज़ में सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। अब मैं क्विक पे आता हूँ, क्विक के बाद मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिग्रेशन जो है रन कर लेता हूँ। मैंने कंट्रोल V कर लिया क्योंकि पहले से मैंने ये जो है कॉपी की थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। हावरली जो है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद स्पेस मैंने लगाया, स्पेस के बाद मैंने C लगाया। C का मतलब ये है कि मुझे इंटरसेप्ट लेनी है। इसके बाद मेरा इसके बाद अपने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख के, अगर ये तरीक़ा किसी को नहीं आता तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हाउ टू रन रिग्रेशन मैंने डिटेल पे हमने इसको जो है रन की है। ओके, आई रिपीट कि सबसे पहले मुझे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं। इसके बाद मुझे C लगाने हैं। C का मतलब ये है कि मुझे इंटरसेप्ट लिखने है। और इसके बाद जो सारा वेरिएबल है ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मैंने ओके कर लिया। ओके करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा टेबल 4.5 जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है।
अब हमारा अगला स्टेप कि ये है कि हम वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर को हम ईव्यूज़ में कैसे जो है एस्टिमेट करेंगे। तो मैं व्यू पे आ गया, व्यू के बाद मैं कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक के ऊपर आ गया, ठीक है। कोएफिशिएंट डायग्नोस्टिक के बाद मैं वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो चुका है। लेकिन ईव्यू जो है वो हमें टॉलरेंस नहीं देता, वो हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो और स्टेटा जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेटा ने हमें वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर भी दी है और टॉलरेंस भी जो है वो स्टेटा ने एस्टिमेट की है। और ईव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमें वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर जो है उन ईव्यूज़ ने हमें एस्टिमेट की है। ओके एक मिनट। ओके, as you can see, most of the variables are now statistically significant at the 10% or lower level of significant, and they make economic sense. The exception being the unemployment rate, which is significant at about the 11% level of significant. जब हमने मॉडल को रिवाइज किया तो हमारे वेरिएबल जो है वो सिग्निफिकेंट आ गए। एक्सेप्ट एजुकेशन की जो कोएफिशिएंट है वो 8% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट की जो कोएफिशिएंट है वो 11% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है। The corresponding variance इंप्लीमेंटिंग फैक्टर and tolerance factor for the coefficient in this table are given in टेबल 4.6, इसको भी हमने डिस्कस किया। ऑल दैट द एवरेज वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर हैज़ ड्रॉप, देयर इज स्टिल कंसिडरेबल collinearity among the regressor included in the revised model. We can estimate more such models using various combination of the explanatory variable given in table 4.3 to see which model may be least collinear. जब हमने जो हम स्ट्रांगली कोरिलेटेड वेरिएबल थी वो हमने निकाला जो अपने मॉडल से। जब इसके बाद जब हमने वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर जो है वो हमने एस्टिमेट किया तो हमारा जो एवरेज वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल को निकाला तो यहाँ पर वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर जो है वो 2.43 है और पहले हमारे साथ था 2.83। तो ये बहुत ज़्यादा है और जब हमने इसको इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल को निकाला तो हमारा वेरिएंस इंप्लीमेंटिंग फैक्टर जो है वो पहले से बहुत कम हो गया, विच इज़ 2.43। इस प्रोसेस को जब हमने इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स को निकाला, इस प्रोसेस को हम डेटा माइनिंग कहते हैं या हम डेटा फिशिंग हम इसको कहते हैं। If we have a model containing several variables that legitimately belong in the model, it is better to leave them in the model if some coefficient in this model are not statistically significant. So be it. There is very little we can do to the data short of collecting new data or a different set of data if that is feasible. तो अच्छा तरीक़ा ये है कि हम मल्टीकोलिनरिटी को ख़त्म करने का अच्छा तरीक़ा ये है कि जिस वेरिएबल के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पाया जाता है, पहले तो हम रिग्रेशन को रन करेंगे, रिग्रेशन के बाद हम कोरिलेशन चेक करेंगे। जिस वेरिएबल के दरमियान स्ट्रॉन्गली कोरिलेशन आता है हम इसको रिमूव करेंगे। हम इसके बाद हम दोबारा अगर हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो इसकी रिज़ल्ट जो है वो अच्छे आएंगे। Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.